हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में काकतीय वंश तक पढ़े थे। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उस समय जो है काकतीय वंश तक आपका छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है वो ख़त्म हो जाता है। और आज हम लोग मराठा काल पढ़ेंगे। तो ये जो है जहाँ से मराठा स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में, तो यही जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास यहीं से आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग पूरा जो कंप्लीट मराठा काल है, या यूँ कहे जो आधुनिक इतिहास का जो है शुरुआत जो छत्तीसगढ़ में होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कलचुरों के पतन एवं मराठों के आक्रमण के साथ छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास प्रारंभ हुआ। जो लास्ट जब मैं पढ़ा था कलचुरी वंश जब पढ़ा था तो उस समय जो अमर सिंह थे कलचुरी वंश के जो आपके लहुरी शाखा या रायपुर शाखा के वो अंतिम शासक थे। और उसके बाद जो है आपका भास्कर पंत, जो मराठा के भास्कर पंत है वो आक्रमण करते हैं। और उसके बाद इस तरह छत्तीसगढ़ में मराठाओं का जो है नींव पड़ता है। और इनका जो शासनकाल कैसे आता है उसकी अब हम लोग पूरी स्टोरी और मैप से दोनों कंपेयर करेंगे, जगह ट्रेस करेंगे और इनके बारे में जो भी विशेष तथ्य उन सबका हम लोग गहन से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लिए कि जो पतन के कगार पर पहुंच चुकी है वंश या यूं कहे कलचुरी वंश का लाभ उठाकर नागपुर के भोसले ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो उस समय जो भोसले शासक थे वो थे रघुनाथ सिंह। भोसले शासक जो थे रघुनाथ सिंह थे और इनके सेनापति जिनका नाम था भास्कर पंत। तो ये नाम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि भास्कर पंत जो है आपका न्यू इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में अगर रखा मराठाओं का तो भास्कर पंत ने ही रखा। और जिसका टाइम पीरियड था सन था वो 1741 में इन्होंने आक्रमण किया था। तो रघुनाथ सिंह के जो है ये प्रतिनिधि थे, ये राजा थे और उनके सेनापति यही थे। तो जो लड़ाई किए थे भास्कर पंत ने की थे 1741 में। और उस समय जो है हयवंशी शासक जो थे अमर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मराठा काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मराठा काल में क्या क्या जो जो घटनाएं होती हैं और क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो मराठा काल में देखेंगे हम लोग कि ये जो नागपुर के भोसले वंश के रघु जी जो मैंने बताया आपको, तो ये जो है नागपुर के भोसले वंश के शासक थे। और इनके जो सेनापति है भास्कर पंत, इनका जो है दक्षिण कौशल जो अभियान चला था, मतलब दक्षिण भारत विजय अभियान चला था। इस अभियान के दौरान ये छत्तीसगढ़ में पहुंचे और भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पे 1741 में रतनपुर क्षेत्र में आक्रमण किया। और इस समय रतनपुर में रघुनाथ सिंह का शासन था। तो दोस्तों ये जो है आप रघु जी और रघुनाथ सिंह इन दोनों में कंफ्यूज ना होइए। ये रघु जी जो हैं वो नागपुर के भोसले वंश के शासक थे जिनके सेनापति भास्कर पंत थे। लेकिन ये जो रघुनाथ सिंह हैं वो रतनपुर के अपने रतनपुर एरिया के उस समय शासक थे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया कि रघु जी इनके सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया 1741 में। और उस समय रतनपुर के शासक थे रघुनाथ सिंह। और ये रघुनाथ सिंह कलचुरी शासक थे। और प्रारंभ में जब भास्कर पंत ने जब ये जो युद्ध जीत लिया था, आक्रमण किया 1741 में, तो मराठाओं के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को ही शासन करने दिया। लेकिन बाद में इनसे कुछ मतभेद हुआ। उसके बाद 1745 में इन्होंने मोहन सिंह को शासन नियुक्त किया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आरंभ में जो है मराठा शासक जो थे रघुनाथ सिंह के बाद किनको नियुक्त किए, या सबसे पहले जो इनके अधीन शासक थे वो कौन थे। तो ये दोनों चीज़ आप याद रख सकते हो कि जब मराठा जब आए भास्कर पंत ने तो रघुनाथ सिंह को पहले शासन करने दिया अपने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन बाद में उन्हें 1745 में मोहन सिंह को शासन नियुक्त किया। तो ये दो जो चीज़ है वो आप ही याद रखिएगा। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब 1758 में मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। अब 1745 में इन्होंने मोहन सिंह को नियुक्त किया था। उसके 13 साल बाद क्या है, मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, जो भास्कर पंत के राजा होते थे, राजा थे रघु जी, उनके पुत्र थे, उनका नाम था बिम्बाजी भोसले। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना और मैं इनके बारे में सारे तथ्य आपको बताऊंगा। तो रघुनाथ जी के जो पुत्र हुए बिम्बाजी भोसले, इन्होंने रतनपुर में अपना शासन स्थापित किया। अब मोहन सिंह तो नहीं रहे, तो छत्तीसगढ़ के देख रेख के लिए सबसे पहला अगर मराठा शासक आया पूर्ण रूप से मराठा शासक तो वो था बिम्बाजी भोसले, जिन्होंने रतनपुर में अपना शासन स्थापित किया था। और जो सन था वो 1758। तो
ये जो सन है आप याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक अगर पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले हैं, ना कि भास्कर पंत। ये आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक आपका हो गया बिंबाजी भोसले। तो रघुजी भोसले के संदर्भ में दो तथ्य याद रखना कि इनके जो पुत्र थे बिंबाजी भोसले वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हुए, और जो इनके सेनापति थे भास्कर पंत वो मराठाओं में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया 1741 में। तो अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे बिंबाजी भोसले पे। तो बिंबाजी भोसले का जो समय काल था वो करीब करीब 1758 से लेके 1787 तक था। तो इनके संदर्भ में हम लोग जो विशेष तथ्य जो छत्तीसगढ़ के आपके व्यापक में और पीएससी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पहली बात, जैसे कि मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है, प्रथम मराठा शासक, और इसका जो समय था वो 1758 में था। द्वितीय बात जो है, इन्होंने ही परगना पद्धति जो है का सूत्रधार जो है इनके समय में हुआ था। तो क्या होती है परगना पद्धति, इसके जस्ट बाद में आपको अभी बताऊंगा। बिंबाजी भोसले के खत्म होने के बाद हम लोग परगना पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये याद रखिए फिलहाल अभी कि बिंबाजी भोसले के समय काल में ही परगना पद्धति के अगर सूत्रधार अगर पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले। उसके बाद इनका विवरण यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने किया था। अभी हम लोग सारे यात्रियों का भी क्रम से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बिंबाजी भोसले के संदर्भ में जो जो तथ्य है उनको बता रहा हूँ। बाद में ऐसा बताऊंगा कि ये सारी चीज़ आपको रट जाएंगी, इनसे मतलब कहानी स्टोरी जो रिलेट करके बताऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1750 में रायपुर में कलचुरी शासक अमर सिंह को परास्त इन्होंने ही किया था। इनके साथ साथ अगर मंदिर स्थापना की बात की जाए तो राम टेकरी मंदिर की स्थापना इन्होंने किया था, और दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार जो है इन्होंने ही किया था। आपका निर्माण तो हो गया आपका जो है कलचुरी वंश के जो लाहौरी शासक थे, रायपुर के जो शासक थे, उस समय इन्होंने निर्माण किया था उन लोगों ने, और रामानंदी संप्रदाय के द्वारा निर्माण हुआ था। लेकिन इनका जो है जीर्णोद्धार अगर आपको पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले ने दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किया था। और छत्तीसगढ़ के राज्य जो है जो है यहाँ पे गोड़ी लिपि, इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में गोड़ी लिपि प्रारंभ इन्होंने ही करवाया था। कभी कभी बिंबा जी की पत्नी के नाम भी पूछ दिया जाता है, तो इनकी पत्नी का नाम उमाबाई था। और इनके संदर्भ में ये याद रखिएगा कि जब बिंबा जी की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ ये सती हुई थी। मतलब सती होना तो आपको पता ही होगा कि इनके साथ साथ इनको भी जला दिया जाता है चिता में। तो इस तरह ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली जो है सती हुई, तो ये भी आपका उमाबाई भी जो है आपका कहा जा सकता है कि बिंबा जी के साथ जो है ये सती हुई थी। तो आप ये नाम याद रखिएगा, उमाबाई। अब बिंबा जी के बाद हम लोग चलेंगे वेंकोजी भोसले, जो है आपके दूसरे मराठा शासक हो गए वेंकोजी भोसले। तो बिंबा जी के मृत्यु जब होता है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी सती होती है। तो इनके साथ साथ क्या होता है, इनके बाद जो है वेंकोजी भोसले जो 1787 से लेकर 1815 तक शासन करते हैं, जो कि बिंबा जी भोसले के बाद शासन काल में आते हैं। तो दोस्तों इनके काल में क्या है, सूबेदार प्रथा चलाया जाता है, और जबकि बिंबा जी भोसले के समय में परगना पद्धति, लेकिन वेंकोजी भोसले के समय में सूबेदार पद्धति, सूबेदार प्रथा। तो ये दोनों चीज़ क्या है हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो इन्होंने सूबेदार प्रथा चलाया सन 1818 में, जबकि परगना पद्धति जो हुआ था उसका भी टाइम पीरियड हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये आपका सूबेदार जो प्रथा है वेंकोजी भोसले ने, और ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने तक ये जो प्रथा है चलता ही रहा था। और जो सूबेदार थे इस समय वो महिपत राव दिनकर, ये जो छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार नियुक्त हुए थे, महिपत राव दिनकर। और वेंकोजी भोसले को उपाधि मिली थी, धुरंधर की उपाधि इनको मिली थी। और मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ को वेंकोजी का जागीर कहा जाता है। तो मराठा इतिहास में क्या है, वेंकोजी का जागीर छत्तीसगढ़ को कहा गया है। ऐसा ये जो चीज़ है आपको भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ में सूबेदार थे, उनमें कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि प्रथम सूबेदार कौन थे, और उसके समय जो यूरोपीय यात्री कौन थे, द्वितीय सूबेदार कौन थे, तृतीय और अंतिम सूबेदार, और सर्वाधिक समय तक सूबेदार कौन थे। इस तरह के तथ्य जो है छत्तीसगढ़ जो है व्यापक में पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस पर अभी फोकस करेंगे। तो
जो सूबेदारी प्रथा था उसमें प्रथम जो सूबेदार थे, मैंने जैसे कि बताया, महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार सूबा शासन का। और इनके समय जो यूरोपीय यात्री थे वो थे फॉरेस्टर, और जो कि 1790 में रायपुर में आए थे। और उसके साथ देखा जाए तो दूसरे जो सूबेदार हैं वो थे विट्ठल राव दिनकर। और ये जो है विट्ठल राव दिनकर, ये है परगना पद्धति के जो है इन्होंने शुरुआत इन्होंने किया था, और छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। उसको हम लोग जब परगना पद्धति पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। और इनके समय जो यूरोपीय यात्री आए थे मिस्टर ब्लंट। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है सूबेदार जो हुआ था वो था केशव गोविंद, और इनके समय कोलब्रुक जो है यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। तो लास्ट अब हम लोग देखेंगे जो है आपका सूबेदार वो था यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार था। तो दोस्तों ये आप फोकस करना कि महिपत राव प्रथम और यादव राव द्वितीय। तो ये चीज़ें आप राव राव इससे भी आप रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि इसमें दिनकर था और इसमें दिवाकर। इस तरह आप लॉजिक लगा के या कुछ भी ट्रिक लगा के आप जैसा आपको सुविधा बने आप याद रख सकते हो। अगर आपको सर्वाधिक समय तक जो सूबेदार रहा आपको पूछा जाए तो वो थे तीसरे, जिसके समय कोलब्रुक आए थे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो थे केशव गोविंद, और इनके समय जो है कोलब्रुक जो यूरोपीय यात्री थे वो इनके समय आए थे, और सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ में सूबेदार बने रहे ये। तो ये तो हो गया आपकी सूबेदार की कौन कौन छत्तीसगढ़ में रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो परगना पद्धति जो है ताहूदारी पद्धति जो उस समय चलता था वो सब क्या होता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो है आपका ताहूदारी पद्धति, तो ये राजस्व वसूली का अधिकार पट्टे पर जो दिया जाता था वो जो है ताहुकदारी या ताहुकदारी या तालुकदारी, इनको दो नाम से भी जाना जाता था। तो ताहुलदार जो है ताहुकदारी या ताहुलदारी में जमींदार थे न ही गौटिया। तो ये जो है ये क्या चीज़ होता था कि उस समय जो है राजस्व वसूलने के लिए पट्टे पे दे दिया जाता था। तो उस समय जो है देखो छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ कहाँ पे तालुकदारी या ताहुकदारी क्षेत्र हुआ है। तो ये आपका हो गया पहले तो मुंगेली, ये जो है मुंगेली में आपका लोरमी याद रखना, और दुर्ग में तरेंगा। तो ये दोनों क्षेत्र है तालुकदारी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और इसके साथ साथ मराठा काल में शिरपुर और ये खल्लारी का इलाका, साथ साथ सिहावा और इधर का जो कुछ कुछ क्षेत्र है मराठा काल में, चार्ल्स इलियट काल में हम लोग आगे और पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश काल में तो ये सब पढ़ेंगे। और अंग्रेज अधिकारी जो सोंडिस के समय जो था कैप्टन सोंडिस, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी वर्ष की मान्यता दी। ये तो मैं आपको ब्रिटिश काल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ नोट में, इसलिए आपको अभी बता देता हूँ कि अगर पूछा जाए आपको छत्तीसगढ़ की जो अंग्रेजी वर्ष जो है वो मान्यता किसने दी, तो कैप्टन सोंडिस, आप याद रखिएगा, 1825 से 28। और अंग्रेजी में कामकाज की शुरुआत, डाक तार या अंग्रेजी में पढ़ाई, अगर आपको पूछा जाए तो ये जो है आपका कैप्टन सोंडिस, इसको हम लोग ब्रिटिश काल में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। और लोरमियम तरेंगा नामक दो ताहुकदारी व्यवस्था इन्होंने ही बनाया था, इसलिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मैंने और चीज़ें लिख दी कि इन्होंने क्या क्या काम और किया था। तो ये हो गया आपका ताहुदारी पद्धति। अब हम लोग देखते हैं परगना पद्धति क्या होता है। तो ये भी एक था कि राजस्व प्रवर्धनी की पद्धति थी और 1790 में आरंभ हुआ था। इनके सूत्रधार जो थे, आप मैंने बताया था कि बिम्बाजी भोसले थे, और इस समय इनको लागू किया था जो सूबेदार वो विट्ठल राव दिनकर थे, और ये इस समय सूबेदार थे। और इस पद्धति में गढ़ों को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। उस समय क्या होता था, गढ़ चलता था, जो सिस्टम होता था गढ़ों में विभाजित था। लेकिन इसके बाद जब बिम्बाजी भोसले आए तो उन्होंने 27 परगनों को विभाजित किया। विट्ठल राव दिनकर जो सूबेदार थे, 27 परगनों। तो अभी दोस्तों ये याद रख सकते हो आप कि अभी 27 जिले हैं, जैसे कि सीजी में, उस तरह अभी जो है एक परगना एक जिला अगर आप कंसिडर करो तो 27 परगना में आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि अभी 27 जिला है तो उस समय 27 परगना था, इस तरह आप याद रख सकते हो। तो और हम लोग ये देख लेते हैं कि परगने का जो प्रमुख होता था और कुछ कुछ अधिकारी होता था, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो परगने का जो प्रमुख होता था वो कमाविंसदार कहलाता था, और जो आय व्यय का अधिकारी होता था फड़नवीस कहलाता था। और
परगने की जानकारी जो देता था वो बढ़कर कहलाता था, और जो खजाने का प्रमुख होता था वो पोतदार कहलाता था। तो ये जो हो गया आपका परगना और ताहुलदारी जो पद्धति जो है मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, आपका यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदार भी आपका हो गया था। मराठा शासन काल में ब्रिटिश का नियंत्रण, जो मराठा के बाद जो ब्रिटिश आते हैं उनमें कैसे कुछ क्या क्या होता है, जो जो चीज़ें होती है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1816 में जब रघुजी द्वितीय आए, तो रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद अप्पा साहब और अंग्रेज की कूटनीति से अप्पा साहब शासक बने। और ये जो है 1816 में ये सारी चीज़ घटनाएं होती है, लेकिन 1818 में क्या होता है, रघुजी द्वितीय के बाद रघुजी तृतीय जो है ये गद्दी पर ब्रिटिश अधीक्षक जो है इनके साथ जो है ये अल्पवयस्क होते हैं, और गद्दी पर एवं ब्रिटिश अधीक्षक जो है द्वारा इनका जो है नियंत्रण चलता है। मतलब जो ब्रिटिश अधीक्षक है इनके अधीन जो है ये शासक थे, और उस समय जो ब्रिटिश अधीक्षक थे वो कैप्टन एडमंड थे। और अगर आपको छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक पूछा जाए तो यही है कैप्टन एडमंड। और इनके मृत्यु के बाद कर्नल एगन्यू जो है आपका अधीक्षक बनता है। और ये कर्नल एगन्यू के संबंध में ये याद रखना कि इन्होंने राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर में 1818 में कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपको कि किन्होंने रायपुर जो है रतनपुर से हटाकर जो है राजधानी जो है रतनपुर से हटाकर रायपुर में की थी। तो ये जो है कर्नल एगन्यू या कैप्टन एगन्यू, इनको है 1818 में 218 है, याद रख सकते हो आसानी से। तो कर्नल एगन्यू ने किया था। साथ साथ ये जो है इन्होंने रायपुर का ब्रिटिश मुख्यालय बनाया, परगना का पुनर्गठन किया, और परलकोट विद्रोह के समय ये जो है अधीक्षक जो थे ब्रिटिश ये यही थे। और सारे जब विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग एक साथ तो ये जो तथ्य है वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और हम लोग आते हैं आगे। तो अब भोसले शासन के बाद पुनः भोसले शासन आता है आपका, जब रघुजी तृतीय आते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन करने वाला अगर मराठा शासक आपको पूछा जाए तो आपका ये जो है रघुजी तृतीय है। इसके संदर्भ में अब बस यही चीज इम्पोर्टेंट है कि सती प्रथा का उन्मूलन इनके शासनकाल में हुआ था। और 1830 और 54 में संधि के अनुरूप छत्तीसगढ़ के शासन की बागडोर पुनः भोसले शासक रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाता है। उस समय क्या है आपको पता है कि आपका जो 1854 का हड़प नीति चल रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ को भी ये जो ब्रिटिश के जो है इन्होंने हड़पा था। और उस समय जो शासक थे रघुजी तृतीय थे, तो वो ब्रिटिश क्या किए, इनको अपनी जो बागडोर है पुनः भोसले को अपने अधीन जो है शासक बनाए रखे थे। इस तरह जो है आपका पुनः भोसले शासक इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या 1830-53 में रघुजी तृतीय ने जिलेदार माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन किया। और इनके मृत्यु के पश्चात 1854 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। तो ये कुछ समय के लिए शासक थे 1830 से आपका 54, लेकिन 54 में थोड़ा बहुत ये रहे। उसके बाद जो है आपका जो हड़प नीति आए तो उनके जस्ट बाद ये कुछ दिन तक रहे थे। लेकिन क्या है हड़प नीति के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश शासन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हावी हो गई, और इनकी जो है शासन जो है आपका भोसलों का समाप्त हो गया, और ब्रिटिश की सत्ताएं धीरे धीरे आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम लोग ब्रिटिश में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से हम लोग उस समय देख लेंगे। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति से अंग्रेज साम्राज्य को मिला दिया। तो ये क्वेश्चन कभी कई बार पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है आपका ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिली। तो आपको सबको तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये तो याद रहता है कि 1854 में जो है हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। उस समय उन्होंने क्या करे थे, जो अच्छे शासन नहीं करते थे उनको कुशासन का आरोप लगाकर उनको हड़प लिया जाता था कि ये राजा हैं उनको अच्छे से शासन करना नहीं आ रहा, या वहाँ की नीतियाँ जो हैं वहाँ के लोग को परेशान करते। इस तरह से ये कूटनीति खेलते थे और वहाँ के जो है एरिया को, उस क्षेत्र को हड़प कर ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। तो इस तरह क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को भी जो है हड़प नीति से अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया गया था। और ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति तक, लास्ट तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहा छत्तीसगढ़। जब 1854 में मिल गया उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश के अधीन ही रहा।
तो ये सारी चीज़ें आपका हो गया। और खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र, ताल्लुकदारी क्षेत्र, ये दोनों तो मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल से बताया था आपको। ताल्लुकदारी क्षेत्र भी मैंने बता दिया। और कुछ अगर जो आप कुछ और नोट्स ट्रिक से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, आप उसको देख के भी लिख सकते हैं। और कुछ नोट एक दो लिख दिया मैंने कि मराठा शासन में जो फसली वर्ष जो प्रारंभ होता था वो जून माह में होता था, और मराठा काल में चिटन विष का संबंध था सचिव से। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे कुछ कुछ बुक से मिल जाती हैं जो है, जैसे कि पीएससी और व्यापम के क्वेश्चंस आते हैं जो कभी पढ़े नहीं रहता और नए क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको मैं नोट करके मेरे से नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इसके साथ तो ये है कि हमारा जो है आज का जो क्लास मराठा शासन यहीं पे समाप्त होता है। बस आपसे ये अनुरोध है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, जो कोचिंग नहीं कर पाते उन तक ये वीडियोस पहुँचे। और जिनको ये क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ सुधार किया जा सकता है, या आपको कोई भी सजेशन है, तो आप मेरे फेसबुक जो है फेसबुक पेज अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस का पेज है फेसबुक में, उनमें आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, या यहाँ पे यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा जब आप पर्सनली फेसबुक पेज में कमेंट करो, तो उसको क्या मैं अच्छे से देख सकता हूँ। यूट्यूब में इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं एक एक का पर्सनली मैसेज देख नहीं पाता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्लास से रिलेटेड, या आपको कोई सा नया क्लास चाहिए किसी भी एरिया में, कोई सा आपका पर्सनल टॉपिक भी हो, तो आप मेरे फेसबुक पेज में मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको जैसा जमे आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।